हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक वीडियो दो वीडियो करके आपको वीडियोस दे रहा हूं जो मेरे जूनियर सुपरटेंडेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और लगातार मैं लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं। आज मेरा मन हुआ है एक ग्रामर का भी वीडियो देने का, क्योंकि आपका 25 नंबर में आपकी ग्रामर भी आनी है और 25 नंबर में आपका अनसीन पैसेज आना है। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आपकी पूरी तैयारी मैं अपने इस चैनल पर कराऊं, तो उसी के संबंध में मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूं। क्योंकि मैं लगातार जब मैं ग्रामर के वीडियोस दे रहा था तो आप देख सकते हैं मेरी गैलरी में जाकर यूट्यूब की कि मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब चौथा टॉपिक में पढ़ा रहा था। तो वर्ब में मैंने कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, कई वीडियोस दे चुका हूं। आज उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आप ये समझ लीजिए, अगर वर्ब में से कोई टॉपिक आएगा तो इट मे बी पॉसिबल आज जो मैं आपको रूल्स लिखाऊंगा उनमें एक ना एक सेंटेंस आपका जरूर पूछ लिया जाएगा। क्लियर साहब? तो डायरेक्ट इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है द यूजेस ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का प्रयोग, और उसके बाद मैंने रूल नंबर 1 आपके सामने लिखा है when two different nouns are used in a sentence and they express one idea, a singular verb is used। यानी कि जब किसी वाक्य में दो नाउन्स, दो अलग अलग नाउन्स प्रयोग हो, ठीक है ना, और वे दोनों नाउन्स क्या करें, एक विचार को व्यक्त करें। विशेष ध्यान समझिए, दो सिंगुलर नाउन किसी एक वाक्य में यूज हो और वे दोनों के दोनों नाउन्स किसी एक विचार को व्यक्त करें। काय को व्यक्त करें? किसी एक विचार को व्यक्त करें, तो वर्ब आपकी काय में जाएगी? सिंगुलर नंबर में। नाउन कितने हो? दो हो, ठीक है ना, लेकिन वे और काय से जुड़े हो? एंड से भी जुड़े हो, लेकिन वे दोनों क्या करें? किसी एक विचार को व्यक्त करें, तो उस स्थिति में आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर में जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। छोटे पे हमने एक कहानी पढ़ी थी खरगोश और कछुए की, उसका मोरल निकला था साहब, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी कि धीमे लेकिन लगातार चलने वाला, धीमे लेकिन लगातार चलने वाला, और लगातार चलने वाला जो व्यक्ति होता है वही जीतता है। ठीक, वही रेस जीतता है। तो देखिए, स्लो एंड स्टडी दोनों सिंगुलर नाउन है। स्लो भी सिंगुलर नाउन है और स्टडी भी सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों जो हैं वो काय में क्या व्यक्त कर रहे हैं? किसी एक विचार को। धीमे चलिए पर चलते रहिए, धीमे चलिए पर चलते रहिए, तो दोनों एक विचार को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए इस वाक्य में वर्ब जो है वो काय में जाएगी? सिंगुलर नंबर में। और हमने आप सबने टेंस पढ़ रखे हैं साहब, जब सिंगुलर नंबर में वर्ब होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो नेचुरल सी बात उसमें क्या लगेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस। तो फिर सेंटेंस आपका बन जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इज इट क्लियर? क्या सेंटेंस बनेगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मान लीजिए एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसी संबंध में समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब दूसरा मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि द हॉर्स एंड कैरियज आर एट होम। ठीक, द हॉर्स एंड कैरियज आर एट होम। इसमें भी आपके कितने नाउन हैं? दो। हॉर्स आया, कैरियज आया। भाई अब एक बात बताओ, घोड़ा और कैरियज यानी कि सामान को ले जाने वाला क्या अलग अलग होते हैं? घोड़े का काम क्या होता है? सामान को ले जाना। ठीक, तो कैरियज का ही तो काम करता है घोड़ा। तो दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? एक्सप्रेस वन आइडिया, एक विचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर सेंटेंस में काय का प्रयोग होगा? द हॉर्स एंड कैरियज आर नहीं बल्कि इज एट होम। क्लियर था? काय में वर्ब चलेगी आपकी सिंगुलर नंबर में। अब हम लोग दूसरे रूल पर आते हैं। लिखा है आपका रूल नंबर 2, when two singular nouns
व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स कंबाइंड बाई एंड, यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर लिखे हों, रेफर टू द सेम पर्सन, और वे दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति को व्यक्त करें। विशेष ध्यान से सुनिएगा, किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर लिखे हों और वे दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति को व्यक्त करें, द वर्ब मस्ट बी यूज्ड इन सिंगुलर। तो ऐसी स्थिति में वर्ब काय में यूज होनी चाहिए? सिंगुलर नंबर में साहब। फिर से सुन लीजिए, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर लिखे हों और वे दोनों किसी एक व्यक्ति सेम पर्सन को व्यक्त करते हों, तो सेंटेंस में वर्ब जो है वो काय में यूज होनी चाहिए? सिंगुलर नंबर में यूज होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने लिखूं, द मैनेजर एंड पार्टनर ऑफ कंपनी आर कमिंग। द मैनेजर एंड पार्टनर ऑफ कंपनी आर कमिंग। जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, अब मैनेजर भी सिंगुलर रूप में लिखा है और पार्टनर भी मैंने सिंगुलर रूप में लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, दोनों ही मैनेजर और पार्टनर। अब प्रश्न ये है कि सेंटेंस में आपको ये कैसे पता लगेगा कि मैनेजर और पार्टनर एक ही व्यक्ति है? क्योंकि मैंने कहा दो सिंगुलर नाउन दिए हों, एंड से जुड़े हों, ठीक, और वे दोनों किसी एक व्यक्ति को व्यक्त करें, तो वर्ब आपकी काय में जाएगी? सिंगुलर नंबर में जाएगी। तो भाई देखो, सीधा सा लॉजिक है, जब कभी आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाए जब आप ये निर्धारित ना कर सकें सॉरी, कि जो दो नाउन दिए हैं वो दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए है या एक व्यक्ति के लिए है, तो आप उसके लिए नियम समझ लीजिए कि अगर दो नाउन दे रखे हैं और दो में से एक से पहले दा आया है और दूसरे से पहले दा नहीं आया है, तो वो दोनों एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर दोनों से पहले दा आ जाए तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, दोनों में से किसी से पहले दा ना आए तो भी वो अलग अलग व्यक्ति हो गए। लेकिन अगर दो में से किसी एक से पहले दा आए और दूसरे से पहले दा ना आए, तो वे दोनों कैसे व्यक्ति होंगे? एक व्यक्ति होंगे। तो सेंटेंस आपका बनेगा द मैनेजर एंड पार्टनर ऑफ कंपनी आर की जगह इज कमिंग। ठीक है, आर की जगह क्या होगा? इज कमिंग। द मैनेजर एंड पार्टनर ऑफ कंपनी इज कमिंग। तो विशेष ध्यान रखिए, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन्स आपके दे रखे हों और वे दो सिंगुलर नाउन्स किसी एक व्यक्ति को संबोधित करें, तो उस वाक्य में वर्ब जो है वह सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगी। और इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे कि दो नाउन सिंगुलर दे रखे हों, उनसे पहले एक से पहले दा आए और दूसरे से पहले दा ना आए, तो वे एक ही व्यक्ति को संबोधित करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 3, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसीडेड बाय द वर्ड ईच और एवरी। मान लीजिए किसी भी वाक्य में आपके दो सब्जेक्ट ऐसे दे दिए गए जिनसे पहले ईच या एवरी आया हो, ठीक, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर नंबर। तो विशेष ध्यान रखें, उस वाक्य में वर्ब जो है वह सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। अगर किसी वाक्य में ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य की वर्ब जो है वह आपकी काय में जाएगी साहब? सिंगुलर नंबर में वर्ब यूज की जाएगी। जैसे कि लिखा है ईच बॉय एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर प्रेजेंट इन द हॉल। क्या लिखा है? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर प्रेजेंट इन द हॉल। साहब बॉय सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, और दोनों से पहले क्या लिखा है? एवरी। तो फिर वर का प्रयोग नहीं होगा साहब, फिर काय का प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर में? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल
वर की जगह क्या हो गया, वॉज प्रेजेंट इन द हॉल। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द हॉल। तो आप ध्यान रख लीजिए, शब्द याद कर लीजिए, ईच या एवरी का प्रयोग यदि किसी वाक्य में हो तो उस वाक्य में वर्ब जो है वो काय में जाएगी, आपकी सिंगुलर नंबर में जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज when singular subjects are made to agree with or, nor, either or and neither nor, the verb must be used in singular। विशेष ध्यान से समझिए साहब, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर सब्जेक्ट कम से कम हों और वे काय से जुड़े हों, और या नॉर से, आइदर डैश 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 और या नाइदर डैश 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 नॉर से जुड़े हों, तो उस वाक्य में वर्ब जो है वो आपकी काय में जाएगी साहब, सिंगुलर नंबर में जाएगी। फिर से बात ध्यान रख लीजिए, यदि किसी वाक्य में आपके दो सब्जेक्ट दिए हों, दोनों सिंगुलर हों और वो काय से जुड़े हों, और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो उस वाक्य में वर्ब जो है वो काय में जाएगी, सिंगुलर नंबर में। जैसे लिखा है आइदर राम और श्याम आर हिज फ्रेंड। तो भैया राम और श्याम कितने हो गए आपके, दो नाउन, दोनों क्या हो गए, सिंगुलर, जुड़े काय से हैं, आइदर डैश 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 और से। वर्ब मैंने काय में कर दी है, प्लूरल में, तो साहब वर्ब काय में जाएगी, सिंगुलर में। तो सेंटेंस आपका बनेगा आइदर राम और श्याम इज हिज फ्रेंड। ठीक है ना, आइदर राम और श्याम इज हिज फ्रेंड। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी आए तो आपको सिंगुलर लगाना है वर्ब, और यदि आइदर नाइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग हो तो भी आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है, लेकिन शर्त क्या है, अगर दोनों नाउन्स, दोनों सब्जेक्ट्स क्या हो, सिंगुलर हो तब, जैसे कि राम और श्याम में आया है स्क्रीनशॉट में। Now the rule number 5, if the subject joined by either or, neither nor and different in the number and person, the verb should agree with the nearest subject। देखिए अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको रूल नंबर 4 लिखाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब दो सिंगुलर नाउन और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उस वाक्य में वर्ब आपको सिंगुलर नंबर में रखनी थी। लेकिन ये नियम तब लागू था जब दोनों के दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर नंबर में थे। लेकिन यहां क्या है कि सब्जेक्ट आपके अलग अलग नंबर के हों और उनके पर्सन भी अलग हों, जैसे फर्स्ट पर्सन का एक है तो एक थर्ड पर्सन का आ गया, एक सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन का तो एक फर्स्ट पर्सन का आ गया, तो नंबर भी अलग हो, पर्सन भी अलग हो, तो फिर वर्ब का निर्धारण कैसे होगा, तो साहब वर्ब जो है, जो बाद वाला नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रयोग की जाएगी। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, नाइदर राम नॉर आई इज हिज ब्रदर। अब इसमें देखिए नाइदर और नॉर आया है, इधर आया है राम, ठीक, नाउन आ गया, और यहां आया है आई। आई क्या है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का। तो साहब हम क्या कर रहे, वर्ब का निर्धारण, तो वर्ब का निर्धारण राम के अकॉर्डिंग नहीं होगा इस सेंटेंस में, बल्कि काय के अकॉर्डिंग होगा, आई के। तो सेंटेंस आपका बनेगा नाइदर राम नॉर आई। अब आई के साथ क्या आता है, एम हिज ब्रदर। नाउ इट इज क्लियर, नाइदर राम नॉर आई एम हिज ब्रदर, काय के अकॉर्डिंग निर्धारण हुआ, जो दूसरा आपका लिखा है जो सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग। जैसे दूसरा सेंटेंस एग्जांपल लिखा, आइदर दे और ही वर प्रेजेंट देयर, आइदर दे और ही वर प्रेजेंट देयर। अब यहां दे के अकॉर्डिंग मैंने वर का प्रयोग किया है साहब, जबकि दे क्या है आपका प्लूरल नंबर और ही क्या है आपका सिंगुलर नंबर, अलग अलग नंबर के प्रोनाउन आ गए। तो आपको क्या करना है साहब, आइदर दे और ही, वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज प्रेजेंट देयर, आइदर दे और ही वॉज प्रेजेंट देयर।
तो आप इस रूल में आप विशेष ध्यान रखें कि जब सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉट से सेंटेंस जुड़ा हो और आपको उसमें वर्ब का निर्धारण करना हो, तो आप वर्ब का प्रयोग काय के अकॉर्डिंग करेंगे, जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन आपका आया है उसके अकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट में। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6। लिखा है व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो। ध्यान सुनिए पहले। जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस काय से जुड़े हो, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो से, द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड नाउन और प्रोनाउन, तो उस वाक्य में वर्ब का निर्धारण जो है वह दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। फिर से समझिए बात क्या लिखा है। यदि किसी वाक्य में आपके दो नाउन या प्रोनाउन दिए हों और वे नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो उस वाक्य में वर्ब का निर्धारण जो है वह आपके दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। द सेकंड नाउन और प्रोनाउन, पहले से कोई मतलब नहीं, पहला सिंगुलर में है सिंगुलर में बना रहने दो, पहला प्लूरल में हो प्लूरल में बना रहने दो, लेकिन वर्ब का निर्धारण जो है वह आपके दूसरे नाउन के अनुसार, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा, यदि काय से जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। जैसे कि लिखा है नॉट ओनली द लेबर्स बट ऑल्सो द ऑफिसर वर्क हार्ड। अब भैया लिखा है नॉट ओनली द लेबर्स, लेबर्स क्या हुआ, लेबर्स प्लूरल हो गया आपका, बट ऑल्सो द ऑफिसर, ऑफिसर क्या हो गया, सिंगुलर। तो मैंने वर्ब का निर्धारण इस सेंटेंस में कैसे कर दिया, लेबर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेबर्स बहुवचन प्लूरल, तो मैंने वर्ब भी काय में लगा दी, प्लूरल में। जबकि मैंने कहा निर्धारण काय के अनुसार होना चाहिए, बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। अब बाद वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर में, तो जब सिंगुलर में है तो वर्ब भी काय में करनी पड़ेगी, सिंगुलर में। तो सेंटेंस आपका बनेगा नॉट ओनली द लेबर्स बट ऑल्सो द ऑफिसर, और वर्क की जगह हो जाएगा वर्क्स हार्ड। क्या हो जाएगा साहब, वर्क्स हार्ड। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर अपीयर्ड इन एग्जाम। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो देखिए क्या इस सेंटेंस में कोई गलती मैंने की है, मोहन सिंगुलर है साहब, और फ्रेंड्स क्या है आपका, प्लूरल, फ्रेंड्स क्या है आपका, प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब मैंने लगा दी प्लूरल में, तो सेंटेंस तो सही हुआ ना। सेंटेंस कैसा हुआ, सही। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, सही है साहब। स्क्रीनशॉट में। रूल नंबर 6, when two or more subjects, sorry, rule number 7, when two or more subjects are joined by as well as besides together with, ध्यान से सुन लीजिए, when two or more subjects are joined by as well as besides together with like in addition to, the verb should be considered in number and person with the subject that stands first। ये ध्यान रखिए इस चीज को, that stands first, यानी कि अगर किसी वाक्य में आपके दो नाउन आए हों, दो नाउन दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन जो भी आया हो, और वे जुड़े कैसे हों, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, लाइक या इन एडिशन टू, इनमें से किसी से जुड़े हों वो, ठीक। तो उस वाक्य में वर्ब का निर्धारण जो है वह आपका पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अभी मैं जो नियम लिखा रहा था, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला लिखाया, उसमें वर्ब का निर्धारण काय के अनुसार था, दूसरे नाउन के अनुसार, दूसरे प्रोनाउन के अनुसार। इसमें काय के अनुसार होगा वर्ब का निर्धारण, अगर एज वेल एज, बिसाइड, टुगेदर विद, लाइक या इन एडिशन टू आए तो वर्ब का निर्धारण करिए आप पहले नाउन के अनुसार या पहले प्रोनाउन के अनुसार, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे सिंगुलर में लिखा हो या प्लूरल में लिखा हो।
जैसे कि लिखा है श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन आर ईटिंग, तो भैया देखो श्याम सिंगुलर हुआ, एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। अब भैया यहां लिख दिया मैंने आर, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग मैंने आर लगाया है। लगाना एज वेल एज है तो लगाना काय के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, श्याम के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर आर ना आकर क्या आएगा, इज ईटिंग। क्या आएगा साहब, इज ईटिंग। दूसरा सेंटेंस जैसे कि रीमा, लिखा है आपका रीमा बिसाइड्स, इसमें क्या सा शब्द आया, बिसाइड्स। देखिए इसमें आया दूसरा शब्द बिसाइड्स, तो रीमा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स आर टेकिंग पार्ट इन एक्टिंग, आर टेकिंग पार्ट इन एक्टिंग। तो यहां फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग फिर से मैंने क्या लगाया, आर। आपको क्या करना है, रीमा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, आर नहीं बल्कि रीमा के अकॉर्डिंग लगाइए सब्जेक्ट, इज टेकिंग पार्ट इन एक्टिंग, टेकिंग पार्ट इन एक्टिंग। तो विशेष ध्यान रखिए कि अगर दो सब्जेक्ट आपके दिए हैं एज वेल एज, बिसाइड, टुगेदर विद, लाइक और इन एडिशन टू से जुड़े हैं, वो इनमें से किसी से, तो उस वाक्य में वर्ब का निर्धारण जो है वो आप काय के अनुसार करेंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार जो कि आपका पहले आया है। ठीक है ना साहब, क्या कैसा आया है, पहले आया है। स्क्रीनशॉट में। नाउ द लास्ट रूल ऑफ टुडेस वीडियो इज इफ द सेंटेंस बिगिंस विद नो सूनर डेट। मान लीजिए किसी भी वाक्य का आरंभ जो है वो कैसे हो रहा है आपका, नो सूनर डिड से, द अदर क्लॉज इज जॉइंड बाय देन। तो आप ध्यान रखिए कि इस पहली बात तो नो सूनर डिड का प्रयोग कभी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा, ठीक। कम से कम दो वाक्यों से मिलकर जब सेंटेंस बनेगा तब नो सूनर डिड का प्रयोग होगा, जिसमें दो क्लॉजेस होंगी। विशेष ध्यान रखिए कितनी क्लॉजेस होंगी, कम से कम दो क्लॉजेस का वाक्य होगा, तब जाकर नो सूनर डिड का प्रयोग होता है। तो साहब सुनिए दोबारा से, इन द इफ द सेंटेंस बिगिंस विद नो सूनर डिड, यदि किसी वाक्य का आरंभ नो सूनर डिड से हो, द अदर क्लॉज इज जॉइंड बाय देन, तो आप विशेष ध्यान रखें कि नो सूनर डिड वाली क्लॉज में जब दूसरी क्लॉज आप जोड़ेंगे तो वो काय से जोड़ेंगे, उन्होंने कहा देन से जोड़ेंगे। काय से जोड़ेंगे, देन से जोड़ेंगे। एंड द वर्ब ऑफ द क्लॉज, और जिस क्लॉज में नो सूनर डिड आया है उस वाक्य की वर्ब जो है, उस क्लॉज की वर्ब जो है वो काय में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, क्योंकि उस क्लॉज में काय का प्रयोग होगा, डिड का। भाई नो सूनर डिड आपका लगा है, तो जब डिड आ गया है तो दूसरी वर्ब काय में जाएगी, मेन वर्ब, नेचुरल सी बात फर्स्ट फॉर्म में होगी, और दोनों क्लॉज जोड़ने के लिए आपको काय का प्रयोग करना पड़ेगा, उन्होंने कहा साहब देन का। तो जरा समझिए, लिखा है नो सूनर डिड द टीचर केम, नो सूनर डिड द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टूड अप, नो सूनर डिड द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब मैंने क्या किया, डिड भी लगाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है साहब, और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए मैंने सिर्फ कॉमा का यूज किया है, तो सेंटेंस गलत है ना। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड द टीचर। अब चूंकि डिड है इसलिए ये जो वर्ब हमारी है वह काय में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। काय में रहेगी साहब, प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म इसको आप कह सकते हैं, और कॉमा की जगह जॉइंड, द अदर क्लॉज इज जॉइंड बाय देन, दूसरा क्लॉज आपको काय से जोड़ना पड़ेगा, देन से। तो देन लगाया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक, एक और एग्जांपल समझिए इसी प्रकार से, लिखा है नो सूनर डिड द थीफ सॉ द पुलिस, कॉमा ही रैन अवे। नो सूनर डिड द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। तो भैया देखो फिर से डिड आ गया और फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी, तो नो सूनर डिड
द थीफ, सॉरी 2 बार था लिख दिया था, द थीफ, 100 की जगह क्या आ गया, सी द पुलिस, और कॉमा हटा के क्या करेंगे, देन। यहां देखिए 100 की जगह क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म सी, और देन ही रैन अवे। तो आज मैंने ये आपको 8 प्रमुख रूल्स दिए हैं, वर्ब से टॉपिक रिलेटेड है हमारा, यूज ऑफ वर्ब मैंने लिखा है, और मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में से जो मैंने ये आपको 8 नियम दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। आप लोग इस पर दिए गए नियमों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।